जैसा कि नाम में ही शामिल है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। वो सभी समीकरण जिनकी घात 1 है, यानी एक घात वाले समीकरण, उन्हें रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे 2x + 3, ये एक उदाहरण है रैखिक समीकरण का। इसी तरह से x + y = 5, ये भी एक उदाहरण है रैखिक समीकरण का। इन दोनों समीकरणों में क्या अंतर है? जो पहला समीकरण है, इसमें सिर्फ एक ही चर संख्या है जो कि x है। x कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जैसा कि आपको मालूम है, वास्तविक संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है। वो पूर्णांक हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकती है, दशमलव वाली कोई संख्या हो सकती है, तो कोई भी संख्या हो सकती है x। इसी तरह से दूसरे समीकरण में x और y दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। इन दोनों में अंतर किस बात का है? अंतर सिर्फ चर संख्याओं का है। यहाँ एक चर संख्या है और यहाँ पर 2 चर संख्याएं हैं। घात यहाँ भी 1 है और घात यहाँ भी 1 है। एक घात वाले समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। x और y जितनी बार भी आए उतनी चर संख्याएं उसकी कहलाएंगी। सिर्फ x है समीकरण के अंदर तो एक चर संख्या है, x और y दोनों हैं तो 2 चर संख्याएं हैं। हमें जो पढ़ने हैं वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म पढ़ने हैं। युग्म यानी पेयर, यानी जोड़ा, यानी 2 समीकरण एक साथ। 2 समीकरणों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो भी x या y है उसमें और क्या कंडीशन है? हम अगर इनका व्यापक रूप लिखें किसी भी रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले किसी भी रैखिक समीकरण का अगर हमें व्यापक रूप लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? ax + by + c = 0। यहाँ पर x और y दोनों चर संख्याएं हैं, यानी ये बदल सकती हैं। चर मतलब जो बदल सकता है। और a b c जो है यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं हैं। a b c जो है यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं हैं। और क्या कंडीशन है 2 चर वाली संख्या के लिए? इसमें x और y 0 नहीं लिए जाते। अगर दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो वो 2 चर वाली संख्या नहीं बचेगी। तो इसमें x और y जो हैं वो वास्तविक संख्याओं के लिए 0 नहीं होंगे। x और y चर संख्याएं, a b c वास्तविक संख्याएं। किसी भी समीकरण में कितने हल हो सकते हैं? हल को आप समझते हैं, आपने पिछले साल जो किया था, बहुत सारे समीकरण किए थे 4th चैप्टर के अंदर और उसमें बहुत सारे समीकरणों के हल निकाले थे। जैसे अगर कोई समीकरण है x + y = 5, तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको जोड़ने से उत्तर 5 आ जाएगा? जैसे 1 और 4, इसका उत्तर भी 5 है। 2 और 3, इसका उत्तर भी 5 है। 6 के साथ -1, इसका उत्तर भी 5 है। तो ये सभी चीजें, सभी जो अंक हैं, ये सभी समीकरण के हल हैं। हल यानी जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। ऐसे मान जो x y की जगह पर रखे जाएं और उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर आ जाए, उन्हें हम हल मान करके चलते हैं। जो भी x y के मान होते हैं, जैसे यहाँ 1 और 4 है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? 1 और 4। 2 और 3 है तो 2, 3। 6 और -1 है तो 6 और -1। कोमे से पहले x वाली संख्या और कोमे के बाद y वाली संख्या। तो जो भी हल होंगे उनमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगी।
x और y की जगह मान रखने पर। फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी समीकरण के लिए कितने हल हो सकते हैं। अब क्योंकि x और y चर संख्याएं हैं, ये बदलती जा रही हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है कि x और y में कौन कौन से अंक होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये भी हमने लास्ट ईयर 9th क्लास में पढ़ा है। अगर हमें किसी लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, अगर किसी सरल रेखा के ऊपर हमें इसे दिखाना हो तो क्या होगा। जब भी घात 1 होती है और हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ जो है वो एक सीधी लाइन आती है। किसी भी रैखिक समीकरण के लिए अगर ग्राफ बना जाए तो एक सीधी रेखा हमें मिलती है, जो किसी भी आकार में हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसको काटते हुए ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जो भी हमारे पास समीकरण के लिए ग्राफ बनेगा उसके अंदर एक सीधी सरल रेखा होगी। जो हमारे पास सरल रेखाएं हैं, अगर हमने युग्म ले लिया, अगर युग्म ले लिया है इसका मतलब हम दो समीकरणों की बात कर रहे हैं। हमें दो समीकरण लिखने हो तो हम किस तरह से लिखेंगे, a1x b1y प्लस में c1। दूसरा समीकरण हमें लिखना है तो a2x b2y प्लस में c2। इस तरह से हम दो समीकरण को लिखेंगे। जो a1 b1 c1 है ये भी हमारे पास वास्तविक संख्याएं हैं, और इसी तरह से जो दूसरा समीकरण है उसके अंदर a2 b2 और c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। कंडीशन हमारी वही रहेगी, a1 b1 0 नहीं होंगे और a2 b2 भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएंगे तो दो चर नहीं बचेंगे। a1 b1 और a2 b2 0 नहीं हो सकते, जिससे हमारा समीकरण दो चर वाला बना रहे। रैखिक समीकरण के लिए हमने कहा कि एक लाइन आएगी, इसके लिए हमने ग्राफ बनाया, एक लाइन आ गई, इसके लिए हमने ग्राफ बनाया, दूसरी लाइन आ गई। कितनी संभावनाएं हैं। अगर रेखा बनती है एक ग्राफ के लिए, एक समीकरण के लिए एक सरल रेखा है, तो अगर दो समीकरण है तो दो सरल रेखाएं हो गई। उन दो सरल रेखाओं की क्या क्या संभावना है, या तो दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर, कितनी जगह काट रही हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, या यूं कहिए कि प्रतिछेद करती हैं। ऐसी रेखाओं पर जो एक बिंदु पर प्रतिछेद करती हों उन्हें कैसी रेखाएं कहा जाता है, उन्हें प्रतिछेदी रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं को प्रतिछेदी रेखाएं कहते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी ना काटे, कितना भी दूर उन्हें बढ़ाया जाए वो कभी नहीं काटेंगी। कोई बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर प्रतिछेद हो, किसी भी बिंदु पर प्रतिछेद नहीं होता। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं, इन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि जो दो रेखाएं हैं वो एक के ऊपर एक बनी हुई हैं, एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा खींची गई है, तो वो जब ऐसी स्थिति में होंगी यानी कि हर एक बिंदु प्रतिछेद कर रहा है, छोटे वाली जो रेखा हमने बनाई उसका हर एक बिंदु प्रतिछेद करता है, तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखाएं कहते हैं। ये दो लाइनें हैं, दो लाइन कभी भी मुड़ती नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि एक लाइन ये थी और एक ये हो गई, इसको हम रेखा नहीं कहेंगे। अगर ऐसी कोई आकृति है तो उसे रेखा नहीं कहा जाएगा, वो तो चाप बन गई है। रेखाएं सीधी होती हैं, कभी नहीं मुड़ती,
तो तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एक जगह काटेंगी, या वो कहीं नहीं काटेंगी, या एक रेखा दूसरी रेखा को पूरी तरह से कवर करेगी। तो तीन तरह की रेखाएं जो है वो संभव है। इन्हीं के आधार पर जो हमारी पहली एक्सरसाइज है उसके सम करेंगे। पॉज करेंगे, वीडियो को नोट करेंगे, और कोई किसी भी तरह का डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। उदाहरण के साथ समझते हैं। दो समीकरण दिए गए हैं। x माइनस 2y 0 के बराबर है और 3x प्लस 4y ये भी 0 के बराबर है। ये युग्म है। x y दो चर संख्याएं हैं और दो समीकरण हमें दिए गए हैं। घात x और y की एक है, इसलिए ये रैखिक है। अब इस युग्म के आधार पर हमें देखना है कि इसके कितने हल हैं। इसके हल देखने के लिए हमने इसको ग्राफ की मदद से किया। पहले एक हमने समीकरण ले लिया, x माइनस 2y बराबर है 0। अगर हम x के लेफ्ट साइड में रखते हुए 2y की जगह बदल दें तो ये दूसरी तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा। अब इसके आधार पर अगर हमें एक बॉक्स के अंदर वैल्यूज लिखनी है तो कैसी वैल्यूज आ जाएंगी। जो भी y का मान रखेंगे उसका डबल करने पर x मिल जाएगा। हमने y को रख दिया है 0। y 0 है, 0 को 2 से गुना किया, ये भी 0 हो गया। फिर हमने y को रख दिया है 1। अगर y को 1 रख दिया है तो 2 से गुना करके हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 आ गई है। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण लें। 3x प्लस 4y बराबर है 0। हमने यहां से मान निकाल लिया है y का। पहले 4y लिया, 3x की जगह बदल गई, माइनस हो गया दूसरी तरफ जा करके। फिर हमने 4 की जगह बदल दी, गुना में था, दूसरी तरफ जा करके भाग में आ गया। अब हम जो भी x का मान रखेंगे उसके आधार पर y का मान आ जाएगा। हमने x को रख दिया 0 तो y भी कितना हो गया 0। फिर हमने x को रख दिया है 4। अगर x को हम 4 रख देते हैं तो y हमारे पास कितना आ गया माइनस का 3। तो ये जो हमारे पास मान है इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। इसके लिए अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे हमने x और y अक्ष हम लेते हैं, ये हमारा x अक्ष है और इसके लंब में y अक्ष है। हमने 4 तक यहां पर ले लिया है x अक्ष पर और 3 तक हमने y अक्ष पर ले लिया है। ऊपर की तरफ प्लस के और नीचे की तरफ माइनस की संख्याएं चलती हैं। अब हम यहां से देखें तो जब x 0 है y भी 0 है, यानी कि मूल बिंदु की बात हो रही है। ये जो बिंदु है ये क्या है 0 0। अगर x 2 है y 1 है, x जब 2 है y उस वक्त 1 है, तो ये बिंदु हमारे पास आ जाता है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक सीधी सरल रेखा आ जाती है, रैखिक समीकरण के लिए सरल रेखा। इस पर हमने इसका जो समीकरण है वो दिखा दिया है लिख करके, x माइनस 2y बराबर 0। ऐसे ही अब जो दूसरी तरफ है 0 0 तो है ही, x जब 4 है y जो है वो माइनस का 3 है। ये जो बिंदु है ये 4 और माइनस 3 है। इसे अगर हम आपस में मिला दें तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आ जाता है। अब ये 0 0 बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी कि एक बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये कैसी रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों की जो सरल रेखाएं आई हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं।
इसी तरह से इस लाइन पर जो भी हमारे पास बिंदु होंगे वो सभी इसके हल होंगे। इस पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सभी इसके हल होंगे। जिस सरल रेखा को बनाया गया है उस पर आए सभी बिंदु उसके हल हैं, या यूं कहें कि उसका कोई भी हल निकालेंगे तो वो उसी के ऊपर आ जाएगा। पॉज करेंगे वीडियो को। अब हम इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हमने उदाहरण जो लिया है वो था प्रतिच्छेदी रेखाओं का। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर हमें इक्वेशन दी गई है 2x + 3y बराबर है 9। दूसरा समीकरण है 4x + 6y बराबर है 18। अब यहां से देख सकते हैं x की घात 1 y की घात 1, यानी कि रैखिक समीकरण है। x और y दो चर संख्याएं हैं तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ऐसी ऐसी दो समीकरण हैं तो ये युग्म है। तो जो दो चर संख्याओं के हमें युग्म दिए गए हैं, अब हमें इसमें देखना है कि इसके कितने हल होंगे और किस प्रकार की रेखाएं होंगी। पहले की तरह ही हमने ग्राफ ले लिया, पहला समीकरण लिखा और उसके हल लिए। हमने y को अकेला करना है, 2x की जगह बदल दी, दूसरी तरफ जाकर के माइनस हो गया। 3 की जगह बदल दी, दूसरी जगह जाकर के भाग में आ गया। हम जो भी x का मान लिखते जाएंगे उसके आधार पर y का मान निकलता जाएगा। हमने मान लिया x का जो मान है वो हमने लिख लिया है 0। अगर x 0 है तो y कितना हो जाएगा? 9 - 2 की गुना 0 से बटे में 3। अब 0 को गुना करेंगे 0 ही आएगा, यानी कि y का मान कितना है? 3। अब हम x का कोई और मान ले लेते हैं। हमने x का मान ले लिया है 4.5। अगर हम इसको 4.5 लेते हैं, अब 4.5 का दुगना करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 को 3 से भाग करेंगे तो फिर से 0, यानी कि ग्राफ के लिए हमारे पास दो बिंदु आ गए हैं x और y। x जब 0 है तो y हमने 3 ज्ञात किया, x जब 4.5 है तो y हमने 0 ज्ञात किया। ये दो मान हमारे पास आ गए। इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ बनाते हैं। टेबल बना रहे हैं ग्राफ की। हमने पहले 4x की जगह बदली, दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो गया। फिर हमने 6 की जगह बदली, पहले गुना में था लेफ्ट साइड में, राइट में गया तो भाग में चला गया। अब हमें इसके मान चेक करने हैं। हमने x को ले लिया फिर से 0 और यहां से y का मान निकाल दिया। 4 को गुना करेंगे 0 से, 0 ही आएगा। 6 और 18 को भाग कर दिया तो हमारे पास 3 आ गया। अब हमने दूसरी वैल्यू मान ली x की, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने 3 ले लिया है। 3 लेने पर ब्रैकेट से गुना हो गई तो 12, घटा दिया तो 6, 6 और 6 आपस में भाग कर दिए तो 1, यानी कि जो हमारे ग्राफ का बॉक्स बना है उसके अंदर दो वैल्यूज, जब x 0 है तो y 3 है, x 3 है तो y 1 है। अब इसी के लिए हमें ग्राफ बनाना है इन दोनों समीकरणों को यूज करते हुए। जैसा कि आपको मालूम है हमने x अक्ष और y अक्ष दोनों को ग्राफ पेपर पे ले लिया, दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे। दोनों ही वैल्यूज प्लस की हैं तो हम माइनस में कोई नंबर नहीं दिखाएंगे। इनमें जो बड़ी संख्या चल रही है वो 4.5 चल रही है। यहाँ 4.5 है, यहाँ 3 तक ही है, यानी हमें 5 से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर 5 तक मार्किंग कर ली। इसी तरह y के अंदर तो 3 ही है, 3 से ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने यहाँ पर y की मार्किंग कर ली। यहां से हमने पहला अंक देखा, जब x 0 है y 3 है,
ये जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। जब x 0 है, y को कहां तक जाना है, 3 तक। तो ये बिंदु हमारे पास आ गया है 0,3। जब x 4.5 है, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में 4.5 होगा, y कितना है, 0। यानी कि ये जो बिंदु है ये रेखा के अक्ष के ऊपर ही है। इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इस तरह से हमारे पास एक सीधी सरल रेखा आ जाती है। ये किस युग्म के लिए है, ये एक समीकरण जो युग्म में से था 2x + 3y बराबर है 9 के लिए है। अब हमने x जब 0 है y 3, x 0 है y 3, फिर से यही बिंदु आ गया। x 3 है y 1, x जब 3 है तो y जो है वो 1 है। ये जब हम ग्राफ पेपर पर लेंगे तो ये बराबर दूरी पे हमारे मार्क होंगे सभी। और ये जो हमारे पास बिंदु है 1 और 3 और 1, ये भी हमारी जो रेखा है ये पहले वाली रेखा के ही ऊपर आ गई है। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर है, इसके लिए हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया था, इसे हमने संपाती रेखाएं कहा था। यानी कि ये जो उदाहरण है ये संपाती रेखाओं का उदाहरण है। जब एक रेखा के सारे बिंदु दूसरी रेखा पर आ जाएं, जब हम इसके कोई भी बिंदु लेते हैं वो बिंदु सारे के सारे जो हैं दूसरी रेखा पर आ जाते हैं। तो हमें पहले हल निकालना है, उसके आधार पर ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ की मदद से ही हमें ये देखना है कि वो लाइनें एक दूसरे को कितनी बार काटती हैं। अगर एक बार काटती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सभी बिंदु एक के ऊपर एक लाइन आ रही है तो संपाती रेखाएं। एक और उदाहरण लेते हैं तीसरी स्थिति के लिए। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमने दो समीकरण ले लिए, फिर से युग्म ले लिया है रैखिक समीकरण का। एक समीकरण है हमारे पास x + 2y - 4 और दूसरा है 2x + 4y - 12। अब यहां से हमने ग्राफ बनाना है तो पहले हमने पहला समीकरण लिया, 4 की जगह बदल दी, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया। फिर हमने x की जगह बदली, प्लस का था x, साइड चेंज करके माइनस हो गया। फिर हमने 2 की जगह बदली, वो भाग में आ गया। अब हमें इसके हल निकालने हैं। पहले हमने क्या किया, हमने x को ले लिया है 0। हम 0 तो ले ही लेते हैं ज्यादातर। पहला पॉइंट किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी समीकरण के लिए अगर हमें y का मान निकालना है तो जब हमने इसको 0 कर दिया, 4 ऐसे का ऐसे ही है, माइनस यूं का यूं है, x की जगह पर 0 और 2। ये 0 हमने खुद लिया है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि 0 ही लेना है, लेकिन 0 लेने से एक आसान संख्या मिल जाती है। जब हमने इसको भाग किया तो 2 आ गया। फिर हमने कोई दूसरा नंबर देखना है। हमारी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा अंक लिया जाए जिसको रखने से हमारा एक पूर्णांक आ जाए। अब हमने x को ले लिया है 4। x को जब हमने 4 ले लिया है तो ये 4 - 4 होकर के 0 बन जाता है। यानी कि जो ग्राफ है उसकी टेबल के अंदर हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। जब x 0 है y 2 है, जब x 4 है तो y 0 है। इसी प्रकार से जो दूसरा हमारे पास समीकरण है हमने उसको हल करना है। हमने 12 की जगह बदली और 4y की भी जगह बदल ली, या फिर यूं कह सकते हैं जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, हम y को इधर रखते हैं और x की जगह बदल देते हैं। दोनों ही ठीक है, किसी को भी ले जा सकते हैं। हमने 4 की जगह बदल दी, अब ये हमारा भाग में आ गया। अब फिर से हमें x का मान मानना है। हमने x को 0 ले लिया। x को 0 लेने से 12 में से 0 माइनस हुआ तो ये भाग करके हमारे पास 3 आ जाता है। फिर हमने इसका दूसरा मान ले लिया है। हमने x को 6 रख लिया। x को अगर हम 6 रखते हैं
तो हमारे पास y का मान 0 आ जाता है। यानी जब हमें दो वैल्यूज लेनी हो तो एक बार हम x को 0 रख लेते हैं और एक बार y को 0 रख लेते हैं, जिससे हमारे पास दूसरी संख्या का मान आ जाता है। x 0 था तो y 3, y 0 था तो x 6। ये हमारे पास दो ग्राफ के लिए टेबल्स आ गई हैं। अब हमें इसको ग्राफ पे शो करना है। हमने x अक्ष और y अक्ष दोनों ले लिए। x पर बड़ी संख्या 6 चल रही है तो हमें बराबर दूरी पर 6 तक की मार्किंग तो लेनी ही होगी, उससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही y पर 3 बड़ा अंक है तो हमें 3 तक तो लेना ही है। उसके आगे भी संख्याएं हैं वहां पर, तो हम चाहें तो उन्हें दर्शा सकते हैं। यहाँ पर x जब 0 है y 2, अब 0 तो x हो या y दोनों ही मूल बिंदु पर होते हैं। x 0 ऊंचाई y पे कहां तक जा रही है? 2 तक। तो ये जो बिंदु है हमारा, ये हो गया 0 2। फिर है x 4, y 0 है तो ये x अक्ष के ऊपर होगा, ये हो गया 4 और 0। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया तो हमारे पास इस तरह से एक सरल रेखा आ जाएगी। जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है उसको हम इसी के ऊपर लिख देते हैं। फिर हमें इसी तरह से दूसरा ग्राफ बनाना है। जब x 0 है y 3, ये एक बिंदु आ जाता है x 0 y 3। x जब 6 है तो y 0, ये जो बिंदु है ये 6 और 0। अब हमें स्केल की मदद से एक और जो है लाइन बनानी है। अब जब हम इसको ग्राफ पेपर पे देखें तो ये बिल्कुल सीधी लाइंस आती हैं। ये लाइन एक दूसरे को कभी भी कहीं नहीं काटती, यानी कि ये समान अंतर पर चलती रहती हैं, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। हमने ग्राफ से देखा जितने बिंदुओं पर वो काटती हैं उतने ही उसकी जो है उसी के आधार पर रेखाओं का पता चलता है। अगर एक बिंदु पर दोनों रेखाएं काट रही हैं तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती तो समांतर रेखाएं हैं, और एक रेखा दूसरे के ऊपर आ जाती है, पूरे बिंदु उनके एक दूसरे के कॉमन उभयनिष्ठ हो जाते हैं, तब वो संपाती रेखाएं हैं। तो ये 3 तरह की संभावनाएं हैं जब भी रैखिक युग्म की बात की जाए और उसका ग्राफ बनाए तो 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। पॉज करेंगे, वीडियो को नोट करेंगे। कोई डाउट होने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।